हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल खिड़की पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक किताब पर, एक बेहद महत्वपूर्ण किताब पर। इस किताब का नाम है मैं बर्बाद होना चाहती हूँ। मल्लिका अमर शेख की किताब है। यह किताब मूल मराठी में 1984 में आई थी और जिसका शीर्षक था मला उद्ध्वस्त ज्ञानचयम। फिर जेरी पिंटो ने 2016 में इसका अनुवाद किया इंग्लिश में, और हिंदी में सुनीता डागा ने इसका अनुवाद किया, जो हाल ही में राजकमल प्रकाशन से आई है। तो 1984 में जब ये आत्मकथा आई तो इल्जाम लगाया गया मल्लिका अमर शेख पर। एक तो इतनी कम उम्र में आत्मकथा कैसे लिख सकता है कोई, ये, और दूसरा कि एक महानायक की छवि को वो धूमिल कर रही है। ये महानायक नामदेव ढसाल, जो मल्लिका अमर शेख के पति, और नामदेव ढसाल के साथ जो उनका 10 वर्ष का जो वैवाहिक जीवन बीता, उसकी जो यातना उन्होंने सही, उसको ही बड़ी बेबाकी से इन्होंने लिखा। और वो कहती हैं, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं लिख सकती थी, मेरे पास लिखने के लिए भाषा थी। उनकी एक कविता है वीनस, तो वीनस का ही रूपक उन्होंने लिया कि वीनस के तो हाथ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो थे हाथ हैं, मैं बंधी हुई नहीं हूँ, मेरे पास भाषा है, मेरे पास चेतना है। हम देखते हैं कि मल्लिका अमर शेख जो हैं, वो जिस परिवार से आती हैं वो है, इनके पिता जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, कम्युनिस्ट व्यक्ति हैं, और ये अमर शेख की बेटी हैं। और इनकी घर में जो माहौल था, बेहद खुला हुआ माहौल था, साहित्यिक माहौल था, संगीत था, राजनीतिक बहसें थी, नाटक थे, फिल्में थी, गोष्ठियां थी, और पूरी बस्ती में इनका परिवार जो है वो एक आदर्श परिवार माना जाता था। लेकिन बचपन में ही इन्हें प्लूरिसी जैसी एक बीमारी हो गई थी, जिसमें डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि ये 14 वर्ष तक इनको बहुत संभाल कर रखना है। तो बहुत ही प्यार दुलार में ये पली बड़ी। जहाँ भी अमर शेख, इनके पिता शायर अमर शेख जाते थे, उनके साथ ये जाती थी। और कहना चाहिए अपने स्कूल में भी ये बहुत अपने गुणों के कारण बहुत चहेती थी अपने टीचर्स की। और लेकिन जब ये 12 वर्ष की थी, बहुत छोटी थी, तभी इनके पिता, जिनको ये वो भाई कहती थी, उनका कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। फिर इनके घर अनिल भैया आते थे। अनिल भैया जो इनके जीजा हुए बाद में, उनके दोस्त थे नामदेव ढसाल। नामदेव ढसाल जी का कविता संग्रह गोल पीठा आ चुका था, जिनको मल्लिका ने पढ़ लिया था उस समय तक। और मल्लिका लिखती हैं कि जब इन्होंने पहली बार नामदेव ढसाल को देखा तो वो उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई। वो लिखती हैं, मैं उसको पढ़ना चाहूंगी। जब उन्होंने नामदेव ढसाल को देखा तो उन्हें कैसा लगा। वो लिखती हैं वो कैसे थे। वो लिखती हैं, अपने साथियों से पूर्णतः अलहदा दिखाई देता, कठोर, उज्जड, उबड़ खाबड़ सा उनका व्यक्तित्व, लंबा, पतला, गठा हुआ शरीर, काला, सांवला, लेकिन अत्यधिक आकर्षक चेहरा, मगरूर, कलंदर, और इन सब के बरक्स
करुणा से लबरेज हंसती हुई आंखें, वह अकस्मात बीच में ही हंस पड़ता। एक प्रसन्न और निरीह सी हंसी, पर उसकी चाल ढाल में एक दबदबा साफ झलकता था, जैसे किसी सेनापति का रोब झलकता हो। तो ये नामदेव ढसाल के प्रति आकर्षित होती हैं। और 1970 का जो दशक था, उस समय दलितों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था। ऐसी 10,000 खबरें थीं जिस पर उनके प्रति किस कदर अमानवीय व्यवहार हो रहा था, वो छप रही थीं। खेतों में जो दलित स्त्रियां काम के लिए जाती थी, उनके साथ बलात्कार होता था। इनकी जो पानी वाली जगहें थी, वहाँ पे एक घटना घटी, एक सड़ा कुत्ता डाल दिया था। तो जो एक कहना चाहिए युवा वर्ग जो पहले उस समय ग्रेजुएट हुआ था, उसके मन में बहुत आक्रोश था। आज़ादी के इतने साल बाद उसे लग रहा था कि उसके साथ तो धोखा हुआ। वो कांग्रेस का और अन्य पार्टियों का मतलब साथ तो दे रहा था, और उसको लग रहा था कि उसको छला जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ें। और उन्होंने ये ठाना होगा, बैठक हुई होगी, और उनको लगा कि हमारा एक संगठन होना चाहिए और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम सड़क पर उतरेंगे। ऐसा आंदोलन उन दिनों अमेरिका में ब्लैक पैंथर एक आंदोलन चल रहा था, जिसमें अश्वेतों के प्रति जो भेदभाव हो रहे थे उस पर आधारित था। उसी तर्ज पर ये आंदोलन शुरू हुआ, जिसके संस्थापक नामदेव ढसाल थे। दलित पैंथर आंदोलन बहुत ही आक्रामक आंदोलन था, और जो नामदेव कविता लिख रहे थे, कविता सुना रहे थे, तो बहुत पसंद की जा रही थी। उन्होंने कविता की जो एक पुरानी लीक थी उसको ही तोड़ दिया था। कविता का सौंदर्य बोध जो है वो बदल चुका था। वो जिस समाज से आते हैं, कमाठीपुरा और पीली हाउस और इस तरह से बॉम्बे के स्लम एरिया के लोगों का जीवन कैसा है, वो उनकी कविताओं में चला आया था एक नई भाषा के साथ। मल्लिका ही लिखती हैं एक जगह कि उनकी हर कविता में मुझे ऐसे लगता जैसे एक हिंसक जानवर छुपा हुआ हो। तो वो संगठन के संस्थापक सदस्य में से प्रमुख सदस्य थे, और संगठन के लिए अपना जी जान लगा रहे थे। उसी समय मल्लिका अमर शेख से उनका प्रेम होता है। मल्लिका अमर शेख भी कविताएं लिख रही थी, और उन कविताओं को नामदेव ढसाल जी पढ़ते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं। मल्लिका के गानों का कैसेट वो अपने साथ रखते हैं, और दोनों के बीच जो एक प्रेम पनपता है। उस समय मल्लिका 12th क्लास में थी, और नामदेव ढसाल उनसे शादी करना चाहते थे। बल्कि उन्होंने तो एक धमकी दे करके उनसे शादी की। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं किसी और से कर लूंगा। जबकि उनकी जो बहन थी, बड़ी बहन, जो पूरे परिवार की देखरेख कर रही थी, उनका कहना था कि उन्हें थोड़ा ठहरना चाहिए, उन्हें ग्रेजुएशन पूरा करना चाहिए। लेकिन प्यार तो अंधा होता है। मल्लिका अमर शेख जिस संस्कृति से आती हैं, नामदेव ढसाल जिस संस्कृति से आते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर रहता है। लेकिन फिर भी एक ख्वाब बुना जा रहा था कि ये जो संस्कृतियों का अंतर है, इसकी खाई मिट जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच प्रेम है। और विवाह होता है। विवाह के बाद एक नया ही सफर शुरू होता है। कहानी मोड़ लेती है मल्लिका अमर शेख की। विवाह के बाद वो बांद्रा के एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जो संगठनकर्ताओं की आवाजाही लगातार बनी रहती है, दिन हो कि रात हो, हमेशा। और मल्लिका का काम केवल चाय सर्व करना और संगठनकर्ताओं के लिए खाना बनाना,
शुरू शुरू में तो वो खुद अपने सोने की जो मोटी सी चेन रहती है, हार रहता है, वो दे देती हैं। एक स्टडी सर्किल का आयोजन करना होता है, पैसे तो उनके पास रहते नहीं हैं, उनकी हाथ की चूड़ियाँ वो निकाल कर दे देती हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उन्हें लगता है कि वो अकेली होती जा रही हैं। नामदेव ढसाल उनसे बहुत दूर होते जा रहे हैं। न तो अब वो उनकी कविताओं पे बात करते हैं, न कभी अपने राजनीतिक यात्राओं के बारे में कुछ बताते हैं, और उनका जो आदतें हैं, पुरानी आदतें, शराब पीना, वेश्याओं के साथ संबंध रखना, वो जारी रहता है। और घर पर बहस शुरू हो जाती है। ये सवाल उठाती हैं कि भाई ये कैसा है कि मैं घर की बात करती हूँ, अपने बच्चे की सुरक्षा की बात करती हूँ, तो आप इसे बुजुर्गा सोच कहते हैं, और आप महंगे से महंगे होटल में सेंट एंड सेंट में खाना खाते हैं, सिगार पीते हैं, शराब पीते हैं। ये कैसा विरोधाभास है। और जो कहना चाहिए अंतर विरोध है, वो यहाँ से हमें दिखाई देने लगता है। दोनों रिश्तों के बीच इतना एक दूसरे से दोनों इतने नफरत करने लगते हैं कि एक छत के नीचे रहते हुए भी अपने आप को मल्लिका जो है अलग कर लेती हैं। और ये जो शीर्षक है, मैं बर्बाद होना चाहती हूँ, इस ये क्यों आया ये शीर्षक? असल में ये जो है वो एक आत्म विनाश की घोषणा नहीं है, बल्कि ये सारे जो झूठे भ्रम हैं इस रिश्ते में, या कहना चाहिए समाज में, उसको खुलती है। वो कहती है कि मैंने जो एक आदर्श प्रेम की कल्पना की थी वो एक भ्रम है, जो एक महानायक का मिथक था नामदेव ढसाल का, वो झूठ है, विवाह का जो रोमानी स्वप्न देखा था वो स्वप्न ही झूठ है। और ये जो नैतिकता का पाठ आप स्त्री को पढ़ा रहे हो, जो सहनशीलता का पाठ आप स्त्री को पढ़ा रहे हो, वो कितना झूठा है। आप एक अंबेडकर के विचारों के संवाहक हो, और वहीं पे आप घर में हिंसा कर रहे हो। और ये जो है इस तरह से वो वास्तविक जो अपनी पहचान है वहां तक पहुंचने का जो संघर्ष है वो व्यक्त होता है। मल्लिका न केवल अपनी बात कहती हैं, बल्कि वो ये बताती हैं कि दलितों में स्त्रियों की क्या स्थिति है। वो अपनी आई की बात करती हैं, अपनी सास की बात करती हैं कि वो एक ऐसी स्त्री हैं जिनको सिर्फ पंगत में खिलाना ही अच्छा लग रहा है, और उनके पति जो बड़े रसिक मिजाज थे, तमाशा देखने जाते थे, और वहां से जो नचनियां होती थी उनके साथ संबंध में आते थे, उनको घर ले आते थे, और उनकी पत्नी पहरा देती थी। तो ये एक दलित स्त्री, एक पहरा, दोहरा, तीसरा शोषण जो उसके साथ हो रहा है, उस पर गहरी पड़ताल करती है, और जो पितृसत्ता व्यवस्था है हमारी, उससे न्याय की पुकार करती है। वो बार बार कहती है कि ये कैसा हमारा समाज है, जहाँ पे एक तरफ तो नामदेव ढसाल दलित क्रांति की बात कर रहे हैं, दलितों को शोषण से मुक्त करा रहे हैं, खुद शोषित हैं, लेकिन उनके घर में ही उनकी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जब ये किताब आई तो नामदेव ढसाल ने उसका स्वागत ही किया, और मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि इसमें 10 साल का ही वर्णन है केवल उनके वैवाहिक जीवन का, लेकिन मल्लिका अमर शेख आजीवन, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, 2014 में उनकी मृत्यु हुई, तब तक उनके साथ ही रही। तो पहले तो चाय और खाना बनाती रही, मुझे ऐसा लगता है, फिर बाद में शायद वो बीमार हो गए होंगे तो उनकी एक केयर टेकर की हैसियत से रही। तो
ऐसा क्या था, मैं सोचती हूँ कि इतना सब लड़ने झगड़ने के बाद भी, यहाँ तक कि वो तलाक भी लेना चाहती हैं और इतना लड़ाई लड़ती हैं, इतना कुछ लिखती हैं और उसके बाद भी उनके साथ ही क्यों रहती हैं। तो ये कई सवाल हैं इसको पढ़ने के बाद, अभी भी मुझे मेरे मन में बने हुए हैं। लेकिन इसको इस तरह से लिखना, मतलब कहना चाहिए सहना, तो फिर भी मेरे को लगता है कि सभी स्त्रियां सह लेती हैं कि चलो सह लेते हैं। लेकिन इसे पढ़ना चाहूँगी। जो निचोड़ है, अंतिम पन्ना है, वो लिखती हैं, कभी कभी लगता है सच्चाई की इस विषैली तितली को ऐसे ही बंद मुट्ठी में मसल कर रख दूं, उसका इधर उधर मंडराना बंद कर दूं। हमारा संजीदा होना और थोड़ी बहुत समझ होना भी कई बार तकलीफ देह होने लगता है। अगर मूड अज्ञानी होती और परंपरा में बंधी रहती तो शायद जीवन में सुख पा जाती। आखिर क्या सारी जिद सुख पाने की ही है? एक औरत का अस्तित्व, उसका आत्मसम्मान, यह पेच आखिर कौन सुलझाएगा? इन उपेक्षित गुलाम इकाइयों में से एक चेहरा मेरा। मैं पूरे मन से चाहती हूँ कि मेरी इस आत्मकथा से कम किसी एक स्त्री को तो उसका खोया हुआ चेहरा ढूंढने में मदद मिले, उसका मौजूदा घुटन भरा बंदिशों का संसार हिचकोले खाने लगे। फिर चाहे इसके लिए आलोचक अपनी कलम से तय तथा समूची पुरुष सभ्यता अपनी दृष्टि से मेरी बलि भी दे दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से ये आत्मकथा है। और वो लिखती है ना कि मैंने बस कुछ समय के लिए मुखौटा उतारा है और इसे लिखा है। तो फिर लगता है क्या औरतें, क्या स्त्रियां एक मुखौटे के साथ जीवन जीती हैं?